Hello, hola, bonjour, ciao, salam, and namaste to all of you. Welcome to Brain Buzz with Preeti, and of course, this is Preeti. So, today's video is going to be about evolution of industrial relations part 2, यानी कि हम हिस्ट्री पढ़ेंगे और आगे पढ़ेंगे. अभी तक हमने जो पिछली वीडियो में देखा दैट वाज कि हमारा जो इंडिया में इंडस्ट्रियल रिलेशंस में जिस तरीके से डेवलपमेंट आ रही थी वो किस तरीके से आ रही थी. 1850 टू 1920 मोस्ट अप्रोप्रिएटली अगर मैं बोलूँ मोस्ट अप्रॉक्सीमेटली हमने 1918 टू 1919 तक की बात की थी. बाइक काम कर रहा है ओके. तो हमारी जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने देखा कि हमारा जो लेबर्स हैं वो हमारे किस तरीके से प्रोग्रेस कर रहे थे. ना वहाँ पे हमने देखा कि इतना ज़्यादा जल्दी प्रोग्रेशन नहीं था, इतना ज़्यादा जल्दी सब कुछ नहीं हो रहा था. इट वाज अ टाइम पीरियड जहाँ पे धीरे धीरे एक स्लो प्रोसेस था, ठीक है, जहाँ पे लेबर वाज जस्ट गेटिंग अवेयर कि हम ऐसा भी कर सकते हैं, हम यूनियंस भी फॉर्म कर सकते हैं. हम ये सिर्फ मेरी प्रॉब्लम नहीं है, हम अगर सब मिल जाएं, मिल के इकट्ठे आवाज़ उठाएं तो हमारी भी सुनी जाएगी. हम आवाज़ भी उठा सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं. अगर हम ये करेंगे, अगर हम स्ट्राइक पे चले जाएंगे लीगली ना से हम अगर स्ट्राइक पे चले जाएंगे तो हमारी सुनवाई होगी. धीरे धीरे लेबर वॉज गेटिंग अवेयर ऑफ देयर राइट्स. अगर राइट्स की अवेयरनेस की बात ना भी करें ना, इन जनरल में देखिए ह्यूमन राइट्स, उनको ये लग रहा था कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, हमारे को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा है. सो दिस इज़ व्हाट वी सॉ इन द प्रीवियस वीडियो, प्रीवियस पार्ट 1. अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देखें. ये है हमारा पार्ट 2 जिसमें वी विल बी टॉकिंग अबाउट 1919 से लेके 1949 तक, मोस्ट प्रॉबेबली 1949 1950 तक. तो इस वीडियो को हम 4 भागों में डिवाइड करेंगे. सेम वीडियो रहेगी, 4 पार्ट्स में डिवाइड होगी. मे बी इट माइट बिकम अ लिटिल लॉन्गर, तो मैं हो सकता है कि 2 पार्ट्स इसमें 2 पार्ट्स अलग कर दूँ. बट इसमें हम क्या बात करेंगे, हम देखो इसमें 1919 में किस तरीके से ILO. अब ये जो टाइम पीरियड है ना, देखो दिस टाइम पीरियड इज़ वेरी रिवोल्टिंग वाला टाइम पीरियड. यहाँ पे बहुत कुछ हो रहा था. यहाँ पे सिर्फ लेबर राइट्स की बात नहीं हो रही थी, यहाँ पे सिर्फ लेबर्स रिवोल्ट नहीं कर रहे थे, यहाँ पे सिर्फ वर्कर्स रिवोल्ट नहीं कर रहे थे, यहाँ पे हमारे फ्रीडम फाइटर्स भी रिवोल्ट कर रहे थे. दिस वाज अ टाइम पीरियड जहाँ पे हमारे इंडिपेंडेंस वाला जो पीरियड आता है वो भी है, ठीक है. तो हम सिर्फ लेबर्स की बात नहीं है, यहाँ पे इंडिपेंडेंस भी था. तो उस इंडिपेंडेंस वाले एरा के बीच में लेबर्स कैसे रिवोल्ट कर रहे थे, लेबर्स अपने लिए कैसे आवाज़ उठा रहे थे, किस तरीके से अलग अलग यूनियंस फॉर्म हो रही थी, कैसे यूनियंस टूट भी रही थी और अलग हो रही थी, ठीक है, किस तरीके से अलग हो रही थी. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग देखा जाए तो. क्योंकि देखो आपका सिर्फ पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स नहीं हो रही थी, यहाँ भी पॉलिटिक्स होती है. मैंने पहले भी बताया यूनियंस में भी पॉलिटिक्स होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है. वहाँ पे भी एक लीडर होता है, वो लीडर उस पूरी यूनियन को चला रहा होता है, समझ रहे हो. तो देयर इज़ पॉलिटिक्स इन देयर एज़ वेल. पॉलिटिक्स में तो हम नहीं घुसेंगे, हम एग्जाम पर्पस से बात करेंगे कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे इवेंट्स हुए, ठीक है. तो कुछ इवेंट्स होंगे जो सिर्फ 1 लाइनर में मैं बताऊँगी. इतने इम्पॉर्टेंटली आपको ज़रूरी नहीं है कि आप उन सबको याद रखो. जो 1 लाइनर या 2 लाइनर वाले आप उनको थोड़ा सा देख सकते हो और याद आए तो लिख सकते हो एग्ज़ाम्स में. कुछ इवेंट्स होंगे जिनको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, जैसे आपका रॉयल कमीशन है, आपका मैटरनिटी बेनिफिट कैसे आया, आपका रॉयल कमीशन के रिकमेंडेशन के बेस पे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट आया, ठीक है. आपके बाद में इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंसेस हुए, ठीक है, ILC SLC, वहाँ पे आपकी SLC फॉर्म हुई, स्टैंडिंग लेबर कमेटी कमीशन आई हैव टू से कमेटी फॉर्म हुई, यस, स्टैंडिंग लेबर कमेटी. तो वो हर ईयरली मिलने लगे, क्वार्टरली मिलने लगे, किस तरीके से कैसे कैसे रेगे कमीशन आपका फॉर्म हुआ. तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, उनको तो आपको याद करके लिखना ही पड़ेगा एग्ज़ाम्स में. कुछ है छोटी मोटी चीज़ें जो मैं बीच बीच में बताऊंगी, वो अगर मिस हो भी जाती है ना तो कोई दिक्कत नहीं है. MBA में एवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन पे जब क्वेश्चन आता है, एंड इफ दे आस्क द हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस, तो उसमें आपसे ये समझा जाता है कि आपको पता है कि ऐसे ऐसे चेंजेस आए, इस तरीके से आए. तो इंस्टेड ऑफ सिंपली जस्ट राइटिंग कि आप ईयर बाय ईयर
लिखने की जगह आप उसको स्टोरी टेलिंग के फॉर्म में भी लिख सकते हो कि इस पीरियड में ऐसे हुआ, देन बताओ कि इस पीरियड से इस पीरियड में ये चीज़ें हुई, फिर इस पीरियड से इस पीरियड में जैसे 1850 से 1920 में ये चीज़ें हुई। पहले तो एक्सप्लेन करो, इट वॉज एन एग्रीगेरियन शिफ्ट, याद है मैंने छोटा ब्रीफ में बताया था, उसको लिखो पहले, ठीक है। उसके बाद आप क्या लिखोगे, 1850 टू 1920, जो मैंने बताया कि यहाँ पे लेबर्स इतने अवेयर नहीं थे, बट अवेयर हो रहे थे, धीरे धीरे चेंज आना शुरू हो रहा था। बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया था, बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता था, लेकिन आ रहा था। फिर आप आ जाओ 1919 में ILO फॉर्म हुई, 1920 में आपका AITUC फॉर्म हुई, लोग और ज़्यादा अवेयर होने लगे, यूनियंस फॉर्म होने लगी, बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ यहाँ पे, बहुत ज़्यादा रिवोल्ट हुआ वर्कर्स की तरफ से, उनको अपना अपना हक पता लगने लगा। यहाँ पे बहुत चेंजेस आए, बहुत ज़्यादा चेंजेस आए, ठीक है। तो ऐसे करके आपको फॉर्म करना है। फिर 19 आपने ये लिखा, उसके बाद स्टार्ट टॉकिंग अबाउट 1920 में ये हुआ, 21 में ये हुआ, 25 26 में, 25 तो नहीं है, 26 29, देन यू कम ऑन टू 1930, 29 to 31 में रॉयल कमीशन था, देन 1930s, 1932, 1935, इस तरीके से आपको मूव ऑन करना है, ठीक है। आप एक शॉर्ट स्टोरी लिखने के बाद आप 1919 में ये हुआ, 1920 से 1921 से 1927 तो या 29 तक ये हुआ, देन 29 से 36 तक ये हुआ। ऐसे भी अगर लिख दोगे ना तो भी चलेगा, ठीक है। इट शुड बी प्रॉपर, एक फॉर्म करना है आपको, ठीक है। आंसर को अपने ऐसे ही लिखना होता है, ठीक है। अदरवाइज़ आप बहुत ब्रीफ में लिख के आओगे तो ऐसा लगेगा कि आपको पता ही नहीं है, और बहुत ज़्यादा डिटेल भी ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा एग्ज़ाम में। ऑफ कोर्स की बात है, एग्ज़ाम में 3 घंटे का पेपर है ना, और भी क्वेश्चंस करने हैं, सो डोंट वेस्ट योर टाइम। थोड़ा थोड़ा कोई दिक्कत नहीं है। ये लगा लो आपने 1 to 2 पेज में 1850 to 1920 कवर कर दिया, तो सेकेंड पेज से लेके 4th पेज में आपका ये वाला कवर हो जाएगा, बहुत आराम से होगा, ठीक है। देन आगे के जो 3 पेजेस होंगे उसमें आपका 1950 के बाद का कवर हो जाएगा, ठीक है। इवन इफ़ थोड़ा सा कुछ ईयर्स को याद कर लेना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ईयर लिख के ही नहीं आ रहे हो, कुछ ईयर्स को याद कर लेना, इम्पॉर्टेंट ईयर्स को। जैसे जैसे वीडियो पढ़ेंगे ना, ऑल्सो वीडियो में मैं यहाँ पे फ़ोटोग्राफ मैंने बताया था शो होगी, मैं पिप रहूँगी, छोटी सी दिखूँगी कोने में, इधर इधर देखूँगी कहाँ पे फिट करना है मुझे मैंने, ठीक है। एक फ़ोटो रहेगी, ठीक है। उस फ़ोटो में, उन फ़ोटोज़ में हम पूरा टाइमलाइन गिवन होगा, ठीक है। या तो उसको स्क्रीनशॉट ले लेना पहले, क्योंकि बीच बीच में जैसे रॉयल कमीशन जब आएगा तो मैं पॉइंटर्स भी डालूँगी, तो वो पॉइंटर्स ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। चलो दैट इज़ इट। ओह माय गॉड, ज़्यादा बड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया मैंने। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। हम अपने वीडियो को 4 भागों में डिवाइड कर रहे हैं, एंड आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी अ लॉन्ग वीडियो, सो लेट्स सी। चलो ओके, लेट्स स्टार्ट। Okay, so now in this particular part we will talk from 1919 से लेके आपका 1927 या 29 तक, 1929 तक मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर फेज़ में देखो, पहली बात तो 1920 टू 1950 मैंने आपको बताया इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट फेज़। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ, लोगों को अपनी राइट्स का पता लगने लगा। हाउ? बिकॉज World War I वॉज हैपनिंग एज वेल, साथ के साथ में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी हो रहा था, तो वर्कर्स कॉन्शियस होते गए कि हाँ हमारी भी राइट्स हैं, हमें भी बोलना चाहिए, हमारा भी कुछ हक है, हमें ऐसे एक्सप्लॉइट नहीं होना है। तो यहाँ पे 1919 में यू सी दैट इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वॉज फॉर्म्ड। ना ये जो ILO था हमारा, ILO का काम क्या है, बेसिकली लेबर राइट्स को पुश करना, बेसिकली प्रमोट करना कि वर्कर्स की भी राइट्स होती हैं, लेबर राइट्स को प्रमोट करना। उन्होंने अपने कुछ कन्वेंशंस भी बनाए जो इंटरनेशनली सबको फॉलो करने होते हैं, दोज कंट्रीज विच आर अ मेंबर ऑफ ILO। नाउ इंटरेस्टिंग थिंग इज़, इंडिया जो है ना आपका, इंडिया ग्लोबल लेबर मूवमेंट से कनेक्ट हुआ था, ठीक है। इंडिया क्यों? क्योंकि इंडिया में लेबर बहुत ज़्यादा थी, ब्रिटिशर्स वो देयर, ब्रिटिश राज चल रहा था, हम इंडिपेंडेंस भी डिमांड कर रहे थे, एवरीथिंग वाज हैपनिंग एट वंस एंड वी बिकेम कनेक्टेड टू द ग्लोबल लेबर मूवमेंट। ग्लोबली जो लेबर मूवमेंट हो रहा है हम उससे कनेक्ट हो गए थे। अब इस डेवलपमेंट के थ्रू वी बिकेम द फाउंडिंग मेंबर ऑफ ILO। रिमेंबर, इंडिया वॉज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ ILO, ठीक है। इस पर्टिकुलर पीरियड में ना देखो, ये जो पीरियड था 1920 to 50, हमने देखा कि बहुत सारी यूनियंस फॉर्म हुई, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ लेबर लेजिस्लेशन में। आपका जो लीडरशिप है,
लेबर लीडरशिप है, लेबर लीडरशिप में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ, एकदम राइज देखा गया कि हाँ ठीक है, लेबर्स में से लीडर्स निकल के आ रहे हैं। पॉलिटिकल स्प्लिट्स, जो कि मैंने बात की कि पॉलिटिकल स्प्लिट्स भी हुए यूनियन मूवमेंट में बिकॉज ऑफ द पॉलिटिक्स दैट वाज गोइंग ऑन अराउंड, ठीक है। कुछ कांग्रेस वाले मेंबर्स भी थे जो यूनियन के पार्ट थे, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी सॉ दैट दिस वाज बेसिकली अ फेज जिसको हम बेसिकली बिगिनिंग बोल सकते हैं हमारी लेबर पॉलिसीज़ का। यहाँ पे हमारी लेबर पॉलिसीज़ आनी शुरू हुई, जैसे ट्रेड यूनियंस एक्ट आया 1926 में, ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट आया 1929 में विच वाज लेटर ऑन स्क्रैप्ड एंड उसकी जगह इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स बना 1947 में। खैर, तो ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट 1927 यस 1929 में आया, यस 1929 में आया। खैर, ट्रेड डिस्प्यूट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स बाद में उसको चेंज कर दिया गया था इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स में। नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट ILO, इंडिया बिकेम अ फाउंडिंग मेंबर। इंडिया के डेलीगेट्स थे, दे पार्टिसिपेटेड इन इट्स अर्ली लेबर कॉन्फ्रेंसेस। जो सबसे पहली शुरुआत की जो लेबर कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, इंडिया से डेलीगेट्स गए थे जिन्होंने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया, बताया, बोला, ठीक है। एंड इससे बेसिकली जब ये हुआ ना, जब ग्लोबली हम इंटरनेशनली अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करें, इंटरनेशनली जाके बता रहे हैं, बात कर रहे हैं, देख रहे हैं कि लेबर राइट्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इससे क्या हुआ, इंडियन वर्कर्स वर एंकरेज्ड, इंडियन लेबर्स वर एंकरेज्ड, इंडियन पॉलिसी मेकर्स वर एंकरेज्ड। उनको बेसिकली पॉलिसी मेकर्स दे स्टार्टेड थिंकिंग कि ओके यस देयर आर लेबर इश्यूज इन इंडिया, एंड एक ब्रॉडर कैटेगरी में, एक ब्रॉडर इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो यस देयर आर अ लॉट ऑफ इश्यूज इन इंडिया। लेबर को देखा जाए तो एक ब्रॉडर इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट, एक इंटरनेशनली अगर हम देखें जो बात हो रही है, दैट इज ऑलरेडी हैपनिंग इन इंडिया, राइट। इससे क्या हुआ, इट स्ट्रेंथेंड द आइडिया, इससे आपकी आइडिया मजबूत हुआ क्या कि जो लेबर वेलफेयर है दैट इज़ नॉट जस्ट अ लोकल इशू, वो सिर्फ हमारा इशू नहीं है, ये तो सब लोग फेस कर रहे हैं। यहाँ लेबर्स को पता लगा कि सिर्फ हम लोग नहीं कर रहे हैं, और भी ऐसे लोग हैं अलग अलग जगहों पे, अलग अलग देशों में जो ये चीज़ फेस कर रहे हैं। इट इज़ अ ग्लोबल इशू, ठीक है। एंड पीपल स्टार्टेड डिमांडिंग सोशल जस्टिस, ग्लोबली सोशल जस्टिस डिमांड करने लग गए अपने में, ठीक है। तो अब ये जो फॉर्मेशन था ना ILO का, इसमें लोगों को ना बेसिकली एक मॉरल और पॉलिटिकल सपोर्ट मिला, ठीक है। अब लोगों ने मॉरल क्वेश्चनिंग भी तो आ गई ना यार, हम उनको एथिकली देखा जाए, इट इज़ नॉट एथिकल प्रैक्टिस, इट इज़ अनएथिकल, यू आर एक्सप्लॉइटिंग अ ह्यूमन बीइंग। आप उनके राइट्स को नहीं देख रहे हो, ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन डिग्निटी को नहीं देख रहे हो, और आप उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हो, तो दैट इज़ बेसिकली अ मॉरल इशू, राइट। तो जब उनको एक मॉरल सपोर्ट मिला लोगों से, देखा कि ग्लोबली ओके सपोर्ट है, जब यूनियन के लीडर्स बने, जब जो डेलीगेट्स वहाँ पे गए थे उनको देख के पॉलिसी मेकर्स आए, यूनियन के लीडर्स आके खड़े हुए, तो उनको भी एक मॉरल सपोर्ट मिला, एक पुश मिला कि बोलो भाई, बोलो, अपनी डिमांड्स रखो, ऐसे चुप मत रहो, नाइंसाफ़ी मत सहो, ठीक है। पॉलिटिकल सपोर्ट मिला, पॉलिटिकल सपोर्ट कांग्रेस की तरफ से। महात्मा गांधी, आप देखोगे आगे चल के कि महात्मा गांधी भी एक उसमें यूनियन में पार्टिसिपेटेड थे, ही वॉज अ पार्ट, ठीक है। मैंने बताया भी था अपनी पिछली वीडियो में। एंड आप ये देखोगे कि ये जो पॉलिटिकल सपोर्ट जब उनको मिला, इस लेबर मूवमेंट को जब एक पॉलिटिकल सपोर्ट मिला, इट इंस्पायर्ड लॉट्स ऑफ पीपल, लॉट्स ऑफ पॉलिसी मेकर्स, एंड उससे हमारे लेबर रिफॉर्म्स निकल के आए, यूनियन एक्टिविटीज़ निकल के आई, और पॉलिसी थिंकिंग हमारी चेंज हुई वहाँ पे, ठीक है। एंड नॉट ओनली फ्रॉम इंडियंस, आप रॉयल कमीशन देखोगे ना, उसमें जिन्होंने ये कमीशन चलाया था, एक सेकेंड, हाँ, तो रॉयल कमीशन जो हमने चलाया था ना, दैट वाज, हमने नहीं चलाया था एक्चुअली, इट वाज जो उसको चला रहे थे उसको विटली कमीशन भी बोला जाता है। तो विटली, वाइटली, वट एवर यू वांट से, जैसे भी आप उनका नाम प्रोनाउंस करना चाहते हैं, मुझे भी इतना कंफर्म नहीं है कि विटली बोलते हैं या वाइटली, आई एम सो सॉरी, ठीक है। तो विटली कमीशन बोला जाता है, तो ही वाज द वन। सिर्फ हम लोग नहीं देख रहे थे, ब्रिटिशर्स वर आल्सो लुकिंग एट इट, वो भी लेबर रिफॉर्म्स देख रहे थे, ठीक है। तो हमारी ILO फॉर्म होती है 1919 में, और ILO की इंपॉर्टेंस हमने पढ़ी, लेबर राइट्स को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। एक हमने ओवरव्यू ले लिया कि ILO करती क्या है, एंड इंडिया वाज द फाउंडिंग मेंबर, ठीक है। सो 1919 के बाद वी मूव ऑन टू ओके, यस, वन मोर थिंग, आपके जो मिस्टर NM जोशी हैं,
ही वॉज बेसिकली फर्स्ट टाइम इंडिया से किसी रिप्रेजेंटेटिव को, मतलब ही वॉज बेसिकली द फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव थे वो इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंसेस एंड सेशंस में, ठीक है। एंड जब एन.एम. जोशी बेसिकली ही वॉज अ वेरी फेमस लीडर लेबर्स के बीच में, वो फेमस बन गए थे। एंड व्हेन ही रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंसेस एंड सेशंस, तो वहाँ पे जब वो एज अ रिप्रेजेंटेटिव बन के गए, इट इग्नाइटेड, उसमें ना वर्कर्स की बेसिकली वर्कर्स के अंदर ना एक वो आया कि ओके वी नीड टू ऑर्गेनाइज नाउ, ये सही तो बोल रहे हैं, हमारे हक के लिए बोल रहे हैं, हमें करना चाहिए ये, ठीक है। वर्कर्स के अंदर एक आग बढ़ी, गुस्सा आया कि ऑलरेडी गुस्सा तो था ना उनके अंदर, वो बढ़ा, उसको उन्होंने एक पुश दे दिया, ठीक है। Then we see that in 1920 All India Trade Union Congress, AITUC, All India Trade Union Congress was formed, और उसका जो फर्स्ट सेशन था AITUC का, that was held in Mumbai। अब मुंबई में तो हुआ, अब उसमें जो हमारे लाला लाजपत राय जी थे, वो हमारे ही वॉज इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेजिडेंट इन इट। AITUC में फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था? लाला लाजपत राय। कब बनी? 1920 में बनी भाई। और जो हमारे दीवान चमन लाल जी थे, वो हमारे बन गए इसमें जनरल सेक्रेटरी। दीवान चमन लाल जी याद नहीं भी आते हैं, जस्ट रिमेंबर लाला लाजपत राय। ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। देख रहे हो, यहीं से धीरे धीरे we had Indian National Congress, पॉलिटिक्स वाली, ठीक है। कनेक्ट द डॉट्स, ठीक है। तो हमारा 1920 में AITUC आ गई। अब आगे बढ़ते हैं हम 1924। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे 1924 में जो हमारे एन.एम. जोशी जी हैं, मिस्टर एन.एम. जोशी, उन्होंने मैटरनिटी बेनिफिट लेजिस्लेशन की बात की थी यहाँ पे, ठीक है। तो 1924 में जब एन.एम. जोशी जी ने मैटरनिटी बेनिफिट लेजिस्लेशन की जिस बात की थी, हो सकता है उन्होंने इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस में बात की हो, उससे पहले भी हो सकता है उन्होंने बात की हो, तो उसको एनैक्ट किया गया, ठीक है। उस ईयर में एक बिल रखा गया, बिल इंट्रोड्यूस किया गया पार्लियामेंट में, लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है, कि हमें वुमेंस के एम्प्लॉयमेंट प्रोहिबिट करनी चाहिए फैक्ट्रीज में, माइंस में और टी एस्टेट्स में। कब? जब जो जैसे वुमेन्स हैं, दे कंसीव अ चाइल्ड, दे गेट प्रेग्नेंट, प्रेगनेंसी के कुछ टाइम पहले और प्रेगनेंसी में बर्थ के कुछ टाइम बाद तक, प्रेगनेंसी हुई उस मोमेंट पे, बर्थ से कुछ टाइम पहले और बर्थ के कुछ टाइम बाद, बिकॉज देयर इज़ अ टाइम पीरियड, आप जब आपका 6th, 7th, 8th, 9th मंथ होता है ना, इट इज़ अ वेरी क्रिटिकल मंथ, ठीक है। फर्स्ट 3 मंथ्स तो क्रिटिकल होते ही हैं, उसके बाद आपके जो लास्ट 3 मंथ्स होते हैं ना, दे आर ऑल्सो वेरी क्रिटिकल। डॉक्टर कई बार बोल देता है बेड रेस्ट करो, बट वुमेन वर नॉट एबल टू डू दैट। क्यों? क्योंकि कमाना है, काम करना है, नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा, घर में खाएंगे पिएंगे क्या, महंगाई बढ़ती जा रही है। अब एक ही बंदा अगर फैमिली में कमा रहा है तो उसकी इनकम कम होती, इनकम तो उतनी ही है, महंगाई बढ़ती जा रही है देखा जाए तो, ठीक है। तो एन.एम. जोशी जी ने जब इसकी बात की थी और उस बिल को इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने किया तो सही, लेकिन उस बिल को रिजेक्ट कर दिया गया। देन फर्स्ट टाइम मुंबई में बॉम्बे ने एनैक्ट किया अपना पहला मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। कब? 1929 में। कब? 1929 में फर्स्ट टाइम बॉम्बे ने मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट को एनैक्ट किया गया कि हाँ ये आएगा, ठीक है, एक्ट बनाया गया। मध्य प्रदेश में 1930 में आया। ये 2 इम्पॉर्टेंट डेट्स आप याद रखना। क्या बोलते हैं, बॉम्बे 1929 फर्स्ट मैटरनिटी बेनिफिट, मध्य प्रदेश में 1930 में आया। एंड उसके बाद देखते हैं आप 1927 पे अगर हम पहुँचें तो आपका शुरू होता है 1927 से पहले 1926 में आपका आया था ट्रेड यूनियंस एक्ट। 2 एक्ट्स आए थे, 2 एक्ट्स हुए थे इस पर्टिकुलर पीरियड में, एक 1926 में और एक 1929 में। 1929 में सिर्फ मैटरनिटी बेनिफिट नहीं आया था, आपका ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट भी आया था, ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929।
1926 में आपका ट्रेड यूनियंस एक्ट आया था। बेसिकली आपका जो ट्रेड यूनियंस एक्ट है ना, वो एक आपको हक देता है कि आप वॉलेंटरीली जाके रजिस्टर कर सकते हो और अपनी कुछ जो आपकी राइट्स हैं, जो आपके प्रिविलेजेस हैं, रजिस्टर्ड यूनियंस के पास जाके आप खुद को रजिस्टर कर सकते हो, उनसे अपनी राइट्स और प्रिविलेजेस को डिस्कस कर सकते हो, बता सकते हो, ले सकते हो, ठीक है, फॉर सर्टन ऑब्लिगेशंस। अब ऐसा नहीं था उसमें कि आप फ्री में कर सकते हो, देयर वर ऑब्लिगेशंस दैट यू हैड टू फॉलो, ठीक है। बाद में हमारा जो एक्ट जो आया था, ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929 में, दैट वाज बेसिकली फॉर सेटलमेंट ऑफ ट्रेड यूनियंस। वहाँ पे आप ट्रेड यूनियंस को सेटलमेंट का मतलब क्या है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कोई डिस्प्यूट आ रहा है, किसी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, अब यूनियन है और मैनेजमेंट है, प्रॉब्लम आ गई, यूनियन या वर्कर के बीच ही प्रॉब्लम आ गई, उनको सेटल करने के लिए ट्रेड यूनियंस के सेटलमेंट, दो यूनियंस के बीच में कोई प्रॉब्लम आ गई, तब भी आपको कुछ तो करना है ना, सोल्यूशन तो निकालना है ना। सो फॉर दैट पर्पसेस ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट वॉज एनेक्टेड 1929, ठीक है। ये जो पूरा फेज़ है ना, इट इज़ बेसिकली योर इंडियन लेबर मूवमेंट का लेफ्ट विंग वाला फेज़ है, लेफ्ट विंग ट्रेड यूनियनिज्म बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। सो दिस वाज योर 1927। हाँ, 1927 पे आते हैं अब देखो 1927 में क्या हुआ, आपका लेबर्स ने रिकग्नाइज़ किया एक पर्टिकुलर डे, ये दिन है, दिस इज़ फॉर अस, उसको हमने बोल दिया लेबर डे। 1927 बॉम्बे में लेबर्स ने बोला दिस इज़ आवर डे एंड दैट बिकेम योर लेबर डे। कब? 1 मई 1927 में बॉम्बे में ठीक है, बॉम्बे में दे सेड कि हमारे लिए एक दिन होना चाहिए एंड दिस इज़ द डे वी हैव डिसाइडेड, यही होगा। उस दिन वो आ गए कि हम इसको दिन को सेलिब्रेट करेंगे एज लेबर डे, तो वो हो गया हमारा लेबर डे। देन 1928, नाउ दिस पॉइंट इज समथिंग, इफ़ यू वांट यू कैन मेंशन इट, इफ़ यू डोंट वांट यू कैन थोड़ा स्किप कर सकते हो कि चलो ठीक है भूल गए, कोई बात नहीं, याद रहे तो लिख देना, ना रहे तो कोई बात नहीं। योर गिरी कामगर महामंडल, इट वॉज फाउंडेड बाय A.A. आल्वे एंड G.R. कासले। मुंबई में बनी थी गिरी कामगर महामंडल। बाद में इसका नाम जो है वो बेसिकली बन गया था गिरनी कामगर यूनियन 1928 में। जब कम्युनिस्ट वाला जो सिनेरियो आया तब आपका गिरनी कामगर यूनियन बन गया ये, ठीक है। किसने बनाया? A.A. आल्वे, G.R. कासले, I'm sorry, Casle, I'm not sure how to pronounce his name, I'm so sorry if I pronounced it wrong, ठीक है, मुंबई में। देन वी हैव और कुछ रह गया, लेट मी चेक, पता चले कुछ रह गया वो नहीं, आई गेस आई हैव डन। ओके, रिमेंबर AITUC जो हमने 1920 में पढ़ा ना, इसको हम आगे भी पढ़ेंगे एंड आप देखना कि इसमें कैसे स्प्लिट्स आते हैं बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स एंड ऑल। इसमें कितनी पॉलिटिक्स हुई और कैसे कैसे स्प्लिट्स आए और मर्जर्स भी हुए, स्प्लिट भी हुआ एंड एट द एंड देयर वर मेनी स्मॉल यूनियंस विच वर एसोसिएटेड टू AITUC एंड बाद में चल के अब जब हमारा INTUC आया था उसमें भी आप देखोगे कितनी छोटी छोटी यूनियंस हैं जो उनसे एफिलिएट हो गई थी बाद में। एफिलिएट का मतलब पता है, जैसे गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी इज द मेन यूनिवर्सिटी, उससे बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स एफिलिएटेड हैं, ठीक है, कि उसके अंडर में आते हैं, ठीक है। IPU इज नॉट एग्जैक्टली मैनेजिंग देम प्रॉपरली, फाइनेंशियल एड नहीं दिया हुआ है उनको, ठीक है, लेकिन दे आर एफिलिएटेड अंडर देम, उन्हीं के अंडर आते हैं ये, ठीक है। सिलेबस किसका फॉलो होगा? IPU का। आपका जो एग्ज़ाम सिनेरियो होता है, एग्ज़ाम कहाँ से आएंगे, पेपर कहाँ से आएगा? IPU से आएगा। लेकिन फाइनेंशियली वो कैसे चल रहे हैं? कुछ स्टेट गवर्नमेंट के अंडर भी है, कुछ आपके प्राइवेट हैं, तो सेमी गवर्नमेंट हम बोल सकते हैं, गवर्नमेंट कम प्राइवेट दोनों इंक्लूडेड हैं। एफिलिएटेड माने उनसे जुड़े हुए हैं, जो भी है सबसे टॉप में IPU GGS IPU है और वो ही करेगा जो भी करेगा, रूल्स उनके फॉलो होंगे, उनका जो पूरा सर्कुलर आता है सब कुछ उनका फॉलो होगा, ठीक है, ऑर्डिनेंस उनके फॉलो होंगे, हम सिर्फ उस इंस्टीट्यूट को मैनेज कर रहे हैं, ठीक। सो वी आर अंडर दैम। तो ये हो गया आपका पीरियड फ्रॉम 1919 टू 1920
9। अब 1929 टू 1936 1937 देख लेंगे, 1936 तक ही करते हैं। चलो ये दो पीरियड छोटे छोटे हैं, इनको जल्दी कवर कर लेंगे हम। तो 1936 तक हम देखेंगे। अब देखो 1929 में ना 1929 हम पढ़ भी चुके हैं, अब और पढ़ेंगे। क्यों मैं 1929 दोबारा ले रही हूँ? बिकॉज 1929 टू 31 में रॉयल कमीशन आया था आपका, इसीलिए। ठीक है, सो वील स्टडी अबाउट रॉयल कमीशन, वील स्टडी अबाउट, मेरी टाइमलाइन कहाँ चली गई? Yeah, we'll study about Royal Commission, we'll study about the splits of AITUC and the mergers of AITUC. आपको अगर ईयर याद भी नहीं रहता है ना, तो आप ये लिख सकते हो, during this particular period we saw that AITUC has many splits. The first split was because of this and second split was because of this. Then we saw that in 1935 there was a merger, RTUC merged with it, फलाना फलाना merged itself with it, and फलाना फलाना ढिमकाने में RTUC ना निकली भी उसी से, फिर बाद में जाके merge भी उसी से हो गए थे। We'll see how it happened. निकली उसी से थी, I guess उसी से निकली। We'll see how it happened. And देन 1936 ऑफ कोर्स पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट केम। तो इसको करते हैं फटाफट से, रॉयल कमीशन स्टार्ट करते हैं हम अपना। थक गया मैं। ओके, सो आई थिंक वील कीप दिस एज, वील मेक दिस इन 2 पार्ट्स। ठीक है, तो जो आपका सेकेंड पार्ट है दैट इज़ योर 1937 टू 1941 एंड your third part will be your 1937 to your 1941 or 42 most probably, and then 1943 तक रखेंगे, then 1944 to 1949 we'll have fourth part। ठीक है, तो 4 भागों में डिवाइड कर रही थी मैं। ठीक है, डिवाइड ही करते हैं इसको। 2 पार्ट्स मैं इस वीडियो में डालती हूँ, बाकी के 2 नेक्स्ट वीडियो में आएंगे फिर हमारे, क्योंकि वरना वीडियो विल बिकम सो लॉन्ग, बहुत बड़ी हो जाएगी। नो पॉइंट इन पुटिंग अप अ 45 मिनट और 1 आवर लेक्चर, बोर हो जाता है, बड़ा हो जाता है वे इतनी बड़ी। कई बार तो ना कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे ही डिमोटिवेट हो जाते हैं, 1 घंटे की वीडियो है कैसे देखें हम। आई ट्राई कि मैं उसको 30 to 35 मिनट्स ही रखूँ मैक्स, अगर गई तो। चलो चलो चलो, खैर नो टॉकिंग। ओके, देखो 1929 में ना बहुत सारे मूवमेंट्स हो रहे थे, सब कुछ हो रहा था। तो आपका उस टाइम पे आपकी एक रॉयल कमीशन ऑन लेबर, आई एम सो सॉरी, रॉयल कमीशन ऑन लेबर, या फिर आप उसको विटनी कमीशन भी बोल सकते हो, वो फॉर्म हुई। ठीक है, अब इट वाज फॉर्म्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ विटली। आप लॉर्ड विटली भी बोल सकते हो, आई डोंट नो उस वक्त पे वो लॉर्ड यूज़ करते थे या नहीं, मैं तो विटली बोल रही हूँ। सो WHITELY, साइड में लिखा भी होगा, मैं क्यों बोल रही हूँ। ओके तो विटली कमीशन हुआ आपका 1929 में। क्यों बना? दे वांटेड टू इंक्वायर, वो क्या इन्वेस्टिगेट करना चाहते, जानना चाहते थे कि एग्जिस्टिंग कंडीशन है क्या लेबर्स की, उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, कि मतलब बेसिकली इंडस्ट्रियल सिनेरियो में, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में अगर हम देखें, इंडस्ट्रियल सिनेरियो में, या इंडिया के प्लांटेशंस को देखें, या इंडिया की फैक्ट्रीज, माइंस, अलग अलग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को देखें, अलग अलग वर्कर्स को देखें, जैसे हमारे मजदूर, मिस्त्री, अलग अलग टाइप के वर्कर्स होते हैं ना, दे ऑल डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क। तो उनको अगर हम देखें तो उनकी एग्जिस्टिंग कंडीशन क्या है, और इस एग्जिस्टिंग कंडीशन के हिसाब से उन्होंने दी कुछ recommendations। तो ये चला आपका 1929 से 1931 तक, एंड 1931 में उन्होंने अपनी कुछ recommendations दी। What were those recommendations? The children were exempted from fines। हाँ, उन्होंने ये नहीं कहा कि बच्चों को काम नहीं करना है, उन्होंने कहा बच्चे काम कर रहे हैं लेकिन बच्चों को फाइन नहीं भरना है। बच्चों से कोई गलती हो गई, मैंने बताया था कि ज़्यादातर जो हमारे लेबर, जो हमारे लॉज थे, जो हमारे डॉक्ट्रीन्स थे, हमने पढ़े थे, दे फेवर्ड द एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर की चाहे किसी की भी गलती होती थी, कई बार वर्कर को फ़ाइन भरना पड़ जाता। तो वो फ़ाइन जो है, उन्होंने बोला कि बच्चों से फ़ाइन नहीं लेना है। अगर एम्प्लॉयर कोई फ़ाइन भर रहा है, फॉर एग्जांपल बच्चा काम कर रहा है कहीं फैक्ट्री में या किसी जगह, उससे कोई सामान टूट गया तो बच्चा फ़ाइन नहीं भरेगा, बच्चे को फ़ाइन भरने से हम एग्जेम्प्ट करेंगे। ये सिर्फ रिकमेंडेशंस थी, दीज आर नॉट एनफोर्सिएबल, या वो लॉ नहीं थे, उन्होंने सिर्फ रिकमेंडेशन जो उन्होंने उन्होंने सेकंड रिकमेंडेशन दी, दैट वाज कि आपका जो मिनिमम अमाउंट है, अमाउंट
जो फाइन का जो मिनिमम अमाउंट है एक वर्कर से, फाइन का जो मिनिमम अमाउंट है दैट शुड नॉट एक्सीड व्हाट, एक मंथ में हाफ एन आना in the rupee of the workers earnings, half an anna in the rupee of the workers earning. Now most of the students, ma'am, आधा आना, what is that? What is half an anna in the rupee of workers earning? अब देखो, पहले के टाइम में 1 रुपए में 16 आना होते थे। वो ये कह रहे हैं वर्कर को पूरे महीने की जो कमाई है, पूरा महीना, एक महीने में जो वो कमा रहे हैं उसमें से फाइन वो ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही काटा जा सकता है। कितना? हर 1 रुपए पे आधा आना, हर 1 रुपए पे आधा आना। ठीक है, तो अगर 1 रुपए में 16 आना होते हैं तो आधा आना पर रुपए कितना होगा? 0.5 डिवाइडेड बाई 16 विच इज इक्वल टू 1/32 पर रुपी। 1 रुपए पे आधा आना, 1 रुपए पे 16 आना है। ठीक है, ऐसे सोचो, 16 आना माने 1 रुपए, तो आधा आना माने कितना रुपए? 16 आना माने 1 रुपए, तो आधा आना माने कितना रुपए? यानी कि 0.5 डिवाइडेड बाई 16 विल गिव यू योर रुपी, दैट इज 1/32 ऑफ द रुपी। देख रहे हो कितना छोटा सा अमाउंट, हमें लग रहा होगा इतना छोटा सा अमाउंट, इतना सा, उस वक्त पे वो कमाते ही कितना थे ये सोचो, बहुत कम कमाते थे। मुश्किल से उनकी सैलरी महीने की 1 रुपए 2 रुपए होगी, 5 रुपए में भी, ये भी शायद मैं ज़्यादा बोल रही हूँ मेरे हिसाब से, तो बहुत कम थी। तो वर्कर की मंथली जो सैलरी है उसका सिर्फ 1/32 हिस्सा, 1/32 हिस्सा ही आप फाइन के नाम पर काट सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं काट सकते। तो रफली अगर देखें तो लगभग 3% हो गया उनकी जो लगभग आसपास 3% के आसपास हो गया उनका जो फाइन है। ठीक है, उनकी जो सैलरी है उसका 3% हो गया। देखा जाए तो लगभग लगाएं तो 1/32 इज ऑलमोस्ट अराउंड 3%। ठीक है, तो देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर एक वर्कर की सैलरी जो है दैट इज 32,000 रुपीज़, 32,000 रुपये सैलरी है, महीने का वो 32,000 कमा रहा है, तो मैक्सिमम जो फाइन है ना दैट विल बी 32,000 डिवाइडेड बाय 32। 1/32 है ना, डिवाइडेड बाय 32 क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि वो 1/32 था। मल्टीप्लाई करते हैं ना, क्या करते हैं, किसी की सैलरी अगर 32,000 रुपये है और आपको उसका 1/32 करना है तो डिवाइड बाय 32 ही करोगे ना, और क्या करोगे? तो 1,000 रुपये आ जाएगी, सॉरी 100 रुपये आ जाएगी उसकी सैलरी, सॉरी फाइन, 100 रुपये उसका फाइन हो गया। अगर 6400 रुपये है तो 6400 डिवाइडेड बाय 32 दैट इज 200 रुपये। 200 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। आप देख रहे हो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है? I'm sorry, 32,000 पे 1,000 हो जाएगा, 6400 पे 200 में क्या मैथ्स है मेरी, बताओ यार। My math wasn't mathing. Wow, it matched. खैर चलो, माई मिस्टेक, मैंने गलती से 100 बोल दिया, वो 3200 पे 100 होना चाहिए, 32,000 पे 1,000 होगा। ठीक है, तो अब सिंपल लैंग्वेज में देखो, इसमें रॉयल कमीशन ने ये बोलना चाहता है कि एम्प्लॉयर चाहे कितना भी गुस्सा हो, चाहे उस बंदे ने तुम्हारा 20,000 रुपये का नुकसान कर दिया, लेकिन तुम उससे ज़्यादा 1/32 से ज़्यादा फाइन नहीं काट सकते हो एक महीने में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट उन्होंने तीसरी जो रिकमेंडेशन दी दैट वाज कि उन्होंने जो फाइन के तौर पे जो सम मिलेगा तुमको, फाइन के तौर पे जो भी अमाउंट तुमको मिल रहा है उसको तुम एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर में, एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट्स में लगाओगे। ठीक है, लेकिन इट शुड बी अप्रूव्ड बाय द रिकग्नाइज्ड अथॉरिटी। ठीक है, जो भी फाइन तुम्हें मिल रहा है, जो भी अमाउंट मिल रहा है एज फाइन, दैट शुड बी यूज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉयज़ एंड व्हाट डू वी से अप्रूव्ड बाय द रेगुलेटरी अथॉरिटी। चौथी रिकमेंडेशन दी उन्होंने, 4 रिकमेंडेशन है। फर्स्ट, चिल्ड्रन एग्जेम्प्ट फ्रॉम फाइन्स। सेकेंड वाज कितना फाइन दे सकते हैं, एंड 1/32 मत लिख के आ जाना, हाफ एन आना, और एक्सप्लेन करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन हाफ एन आना। थर्ड, सम जो फाइन के तौर पे जो तुम्हें अमाउंट मिल रहा है दैट इज सपोज टू बी यूज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉयज।
and it should be approved by the regulatory authority, recognized authority. ठीक है. फोर्थ इज कि आपको नोटिस देना है कि कौन से एक्ट्स या क्या किस रिस्पेक्ट में, मतलब किस चीज़ के लिए आप वो फाइन काट रहे हो. अगर आपने नहीं बताया, ठीक है, आपने एक पर्ची नहीं लगाई ऑर्गेनाइजेशन में कि इसने ये चीज़ करी थी, इस वजह से इसको फाइन काटना चाहना. अगर आपने ये चीज़ नहीं की, नोटिस होना चाहिए. नोटिस दोगे आप उसको कि तुम्हारा इस चीज़ के लिए फाइन डाला जा रहा है. अगर आप वो नहीं करते हो देन दैट फाइन विल बी डीम्ड इलीगल. ये नहीं है, वर्कर को बोलने का हक नहीं है यहाँ पे कि वो अपने लिए बोल सकेंगे मैंने ऐसा कुछ नहीं किया. वो बात नहीं कह रहे हैं. वो सिर्फ क्या कह रहे हैं कि आपको नोटिस लगाना है भाई, किस चीज़ का, कि भाई किस एक्ट में ये फाइन दिया जा रहा है, किस वजह से, किस ओमिशन के ऊपर, क्या चीज़ उससे छूट गई, क्या गलती हो गई उससे, उसका जो फाइन आप इम्पोज कर रहे हो उसका आप एक नोटिस पोस्ट करोगे वहाँ पे. अब अगर आपने नहीं नोटिस पोस्ट किया और आप ऐसे ही फाइन काट रहे हो तो उसको इलीगल माना जाएगा. सो 4 recommendations: children exempted from fines imposed by the employer. Second, the minimum fine should not exceed half an anna in the workers rupee per in the rupee of workers earning. ठीक है, यानी कि 1 रुपये पे आधा आना, एक, हाँ, काइंड ऑफ लाइक 1/32 जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया. थर्ड, व्हाट इज इट, कि आप जो भी अमाउंट फाइन का ले रहे हो दैट शुड बी यूज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉयज एंड इट शुड बी अप्रूव्ड बाय द recognized authority. Fourth, that you have to provide a notice specifying for the act in respect of which the fine is being imposed, and that should be posted, and any other fine apart from this will be considered illegal. ठीक. So this is your Royal Commission, Whitley Commission. ठीक है. नेक्स्ट बात करते हैं अब 1929 में ही AITUC का पहला स्प्लिट होता है. क्यों? देखो, रॉयल कमीशन ऑन लेबर जो थी ना, उन्होंने एक चीज़ और बोली थी, दैट ट्रेड यूनियन शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी. इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि आप ट्रेड यूनियन जो है इट शुड नॉट बी एफिलिएटेड टू एनी पॉलिटिकल पार्टी. ठीक. सो जो हमारे JL नेहरू, यानी कि जो हमारे नेहरू जी थे, वो इसके अपोज में थे. ही डिड नॉट he said that we should boycott Royal Commission on Labour. वहीं पे दूसरी तरफ NM जोशी जी जो थे, he withdrew and he formed AITUF, All India Trade Union Federation. अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, जब उन्होंने AITUF बनाई, क्यों अपोज कर रहे थे इस चीज़ का कि इंडिपेंडेंट होनी चाहिए. देखो, नेहरू जी वॉज इन पॉलिटिक्स एंड NM जोशी जी वॉज थिंकिंग जस्ट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वर्कर्स. ठीक है, वर्कर राइट्स देखना है, वही पॉलिटिक्स चल रही थी यहाँ पे भी, सेम जो हम आज के टाइम में अपनी रियल लाइफ में देखते हुए आ रहे हैं. नाउ ही वॉज नॉट इन सपोर्ट ऑफ दैट, नेहरू जी वॉज नॉट. देखो, एक तरीके से देखा जाए तो नेहरू जी वॉज समवट राइट, क्योंकि अगर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं होगा तो वर्कर्स की सुनेगा भी कोई नहीं. समझ रहे हो? तो वो टाइम भी अलग था, बहुत अलग तरीके का टाइम था, वहाँ एक्सप्लॉयटेशन भी ज़्यादा थे. आज के टाइम में तो यू डोंट नीड गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस. ठीक है, गवर्नमेंट का इतना इन्फ्लुएंस नहीं चाहिए होता है, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी. उस टाइम पे वी आर नॉट लिविंग इन अ डेमोक्रेसी. तो वर्कर्स की कौन सुनता, किसने सुननी थी? बट NM जोशी जी, उससे उनकी पॉलिटिकल पार्टी को भी फ़ायदा हो रहा था, वर्कर्स को भी हो रहा था. अब यहाँ पे NM जोशी जी वाज लाइक नहीं, पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएट नहीं होना चाहिए, इट शुड बी इंडिपेंडेंट. सो 1929 में फर्स्ट स्प्लिट हुआ. देन सेकेंड स्प्लिट होता है हमारा 1931 में. अब यहाँ पे जो कैलकाटा सेशन था, वहाँ पे जो हमारी एक्सट्रीम लेफ्ट विंग थी, जो कि हमारे देशपांडे जी और रंडीवे वट एवर, आई एम सो सॉरी, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस हिज नेम, स्पेलिंग लिखी है मैंने, आप देख सकते हैं. उन दोनों के द्वारा जो चल रही थी, लेफ्ट विंग थी. नाउ वहाँ पे वो अलग हो गई फ्रॉम AITUC और उन्होंने सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, एंड दैट सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन वाज नोन एज RTUC, ऑल इंडिया रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस. ठीक है, ओके, आई एम सो सॉरी. तो RTUC उन्होंने बना ली. नाउ दिस वाज इन 1931. सो फर्स्ट स्प्लिट वाज इन 1929, सेकेंड स्प्लिट वाज इन 1931.
देन वी मूव ऑन। अच्छा आप देखो, अब 1930s हम शुरू कर रहे हैं, तो 1930s में 3 मेजर ऑर्गेनाइजेशंस हमारे पास बच के रह गए। AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, देन यू हैव योर AITUF, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन, RTOC, ऑल इंडिया रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस। अब देखो क्या होता है, अब जो AITUF थी ना, वो मिली NFL से, दैट वाज योर नेशनल फेडरेशन लेबर, इन 1933 कैलकाटा में मिले, अप्रैल 1933 में। अब वहाँ पे क्या हुआ, अब वो मिले तो वो दोनों मर्ज हो गए, मर्ज होके बनी आपकी NTUF, नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन। ये निकल के आई आपके पास में, उसमें बहुत सारी यूनियंस एफिलिएटेड थी, छोटी छोटी यूनियंस जो अलग अलग यूनियंस है वो एफिलिएटेड थी, एंड देयर वाज अ मेंबरशिप ऑफ, आई एम सॉरी मुझे याद नहीं है कितने की मेंबरशिप थी, बट देयर वाज अ मेंबरशिप की इतने लोग थे उसमें, ठीक है, बहुत सारी यूनियन उसमें एफिलिएटेड थी। नाउ ऑल इंडिया ट्रेड रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है, उसने अब 1935 में क्या हुआ, जो RTUC थी, ऑल इंडिया रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इट मर्ज्ड विद AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के साथ उन्होंने मर्ज किया, एंड वेल जो अलग हुई थी, स्प्लिट हुई थी, वो वापस से मर्ज हो गई। देख रहे हो, दिस इज़ पॉलिटिक्स। जो हमारे यहाँ होता है ना कि गवर्नमेंट में मर्जिंग हो गई है, कांग्रेस वाले बीजेपी में चले गए, बीजेपी वाले कांग्रेस में आ गए हैं, उस टाइप की मर्जिंग हो रही थी, ठीक है। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू, अब यू विल सी 1938 में एक मर्जर और होता है इस ऑर्गेनाइजेशन में, AITUC में, विल सी। उससे पहले 1932 की बात करें, 33 हो गया, 35 हो गया, 32 में एक छोटा सा पार्ट है, एक यूनियन थी आपकी ट्रांसपोर्ट एंड डॉक वर्कर्स यूनियन, वो बनी थी आपकी, फॉर्म हुई थी PG मेलो के अंडर। ही वॉज अ क्लर्क इन, ही और शी, आई एम नॉट श्योर, आई हैव टू चेक इफ इट्स ही और शी, सो सॉरी, बट PG मेलो जी थे, उन्होंने उनके अंडर, इट विल बी अ मेल ओनली, मेल डोमिनेटेड था, बहुत ज़्यादा मेल ही होंगे उनके अंडर में। वो क्लर्क थे बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट में, और उनके अंडर में यूनियन बनाई गई थी। छोटा सा पार्ट, छोटा एक लाइन है बस, लिखना और लिखाना नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं। देन वी मूव ऑन टू 1936, यस, सबसे पहले हम 1936 की बात करते हैं। क्या हुआ, अब देखो रॉयल कमीशन ऑन लेबर, याद है उन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशन दी थी, मिनिमम फाइन इतना होना चाहिए कि आपकी जो कमा रहे हो, जो इनकम आ रही है, जो वेजेस आ रहे हैं, सैलरी आ रही है, उसमें से इतना पार्ट कट होना चाहिए फाइन में। इससे रिलेटेड, वेजेस से रिलेटेड उन्होंने बहुत सारे रिकमेंडेशंस दी, तो उन्हीं रिकमेंडेशंस को देखते हुए बेसिकली उन रिकमेंडेशन से ना हमारी लेजिस्लेशन शुरू हुई, ठीक है। तो हमारी लेजिस्लेशन किस चीज़ से रिलेटेड शुरू हुई, पेमेंट ऑफ वेजेस से रिलेटेड। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट आया हमारा 1936 में, उसमें बाद में येस देयर वर अ फ्यू अमेंडमेंट्स, 1 या 2 अमेंडमेंट्स थी जिसमें उन्होंने एक्ट सेम था बट उन्होंने वेजेस बढ़ा दिए थे, जैसे पहले 10,000 थे तो फिर 21,000 कर दिया गया था वेजेस को, तो इस तरीके से वेजेस को बढ़ा दिया। क्यों, क्योंकि टाइम चेंज होता रहता है, मिनिमम वेजेस चेंज होते रहते हैं, तो वेजेस आपका मिनिमम कितना होना चाहिए। अभी मिनिमम वेजेस की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, यहाँ पे सिर्फ पेमेंट की बात हो रही है कि पेमेंट कैसे करना होता है, और उस पेमेंट जो कर रहा है उसमें से क्या डिडक्ट होगा, फाइन डिडक्ट होंगे, क्या डिडक्ट होगा हमारा, ठीक है, इसकी बात हो रही है। दिस एक्ट वॉज फॉर्म्ड इन 1936 बट इट केम इन टू फोर्स, यानी कि इम्प्लीमेंट कब हुआ, 1937 में, फरवरी 1937 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया। तो अब इसमें आपकी फिक्स्ड वेजेस की बात, फिक्स्ड पीरियड की बात की गई थी, ठीक है, कि इतने पीरियड में आपका वेज पे हो जाना चाहिए, कोई डिडक्शन करनी है, कितनी डिडक्शन करनी है, किस किस पे लागू होगा ये, ठीक है, उस तरीके की बातें की गई थी। सो दिस इज इट अबाउट टिल 1936 में आपका वेजेस एक्ट आया। एनीथिंग एल्स, डिड आई लीव समथिंग, जस्ट लेट मी चेक, कभी कुछ रह गया, ओके नहीं कुछ नहीं रहा। तो व्हाट वी टॉक्ड अबाउट टिल नाउ, 1919 ILO, 1920 AITUC फॉर्म हुई, 19 आपका 26 ट्रेड यूनियन एक्ट आया, 1924 में NM जोशी जी ने बिल दिया था मैटरनिटी बेनिफिट का, बट वो पास नहीं हुआ था, रिजेक्ट हो गया था। देन 1929 में फर्स्ट टाइम मुंबई में उस बिल को एनैक्ट किया गया, मतलब उस एक्ट को एनैक्ट किया गया मैटरनिटी बेनिफिट को। देन 1929 में ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट भी था, 1929 में रॉयल कमीशन ऑन लेबर भी फॉर्म हुई, 1929 में AITUC का फर्स्ट स्प्लिट भी हुआ, एंड 1930 में आपका मध्य प्रदेश में पहली बार मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट आया। 1931 में आपका रॉयल कमीशन ऑन लेबर ने रिकमेंडेशंस दिए। मैंने आपको 4 या 5 रिकमेंडेशंस बताए थे, रिकमेंडेशंस बहुत सारे थे पर मैंने आपको 4 to 5 बता दिए, 4-5 लिखा होगे वो भी बहुत है,
ठीक है। देन 1931 में हमने देखा AITUC का सेकेंड स्प्लिट हुआ एंड हमारी RTUC फॉर्म हुई। देन हमने देखा कि 1932 में ट्रांसपोर्ट एंड डॉक वर्कर्स वाला यूनियन आया। फिर हमने देखा 1933 में हमारे जो NFL और AITUF जो हमारी स्प्लिट हुई थी 1929 में, दोनों का मर्जर हुआ। देन हमने देखा 1935 में हमारा RTUC जो स्प्लिट हो गया था AITUC से, वो वापस उसमें जाके मर्ज हो गया एंड रॉयल कमीशन ऑन लेबर के रिकमेंडेशंस के बेस पे, इट वाजंट कि उन्हीं को यूज़ किया गया, बट उसके बेस पे एक लेजिस्लेशन आया हमारा। लेजिस्लेशन के लिए हमारी एक फाउंडेशन बिल्ट हुई और हमारा एक पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट आया, जिसमें हमने वेजेस की बात की कि कितने टाइम पीरियड के अंदर पे हो जाने चाहिए, क्या क्या उसमें डिडक्शंस होनी चाहिए आपकी, ठीक है, किस किस तरीके से आप कब कब पे करोगे, कौन कौन वर्कर्स उसमें इंक्लूडेड होंगे, कौन कौन एम्प्लॉयर्स उसमें इंक्लूडेड होंगे। इस तरीके की चीज़ों की बात करते हुए हमारा पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट आया 1936 में एंड इट केम इनटू फोर्स, यानी कि इम्प्लीमेंट कब हुआ, केम इनटू फोर्स फ्रॉम February 1937, February 28, 1937। ठीक, दिस इज पार्ट 2। अब पार्ट 2 ऑफ एवोल्यूशन नहीं, पार्ट 2 ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। पार्ट 3 एंड 4 अब मैं कल डालूंगी। उसमें हम बात करेंगे 1937 टू 1949, पूरी बात करेंगे बेसिकली 1937 से लेके 1949 तक क्या क्या हुआ, ठीक है। 1938 में यस, अगर आप मैं थोड़ा ब्रीफ देना चाहूँ तो यस, आई वांटेड टू टेल यू समथिंग। 1938 में ना नागपुर में देयर वाज अ कॉन्फ्रेंस दैट टुक प्लेस एंड उस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस में AITUC ने कुछ कंडीशंस थे मर्जर के, उनको एक्सेप्ट किया एंड जो NTUF बनी थी, यानी कि AITUC से स्प्लिट हुई AITUF RTUC। AITUF ने मर्जर किया NFL के साथ, RTUC वापस मर्ज हो गई AITUC के साथ। अब आप देखोगे NTUF 1938 में फिर से मर्ज हो गई वापस AITUC के साथ। तो दिस इज़ ऑल लाइक दैट, लीडर्स चेंज होते रहते हैं, पॉलिटिक्स चलती रहती है। समटाइम्स कहीं से अगर बेनिफिट मिल रहा है वर्कर्स को कि यहाँ ज्वाइन कर लिया हो आवाज़ बढ़ेगी, बेनिफिट मिलेगा, वहाँ ज्वाइन कर लिया। कहीं पे लगता है कि पॉलिटिकली बेनिफिट मिल रहा है तो उधर ज्वाइन कर लिया। देख रहे हो मर्जर्स हो रहे हैं, स्प्लिटिंग हो रही है AITUC की। ऑल्दो आई थिंक दिस इज़ इसके बाद शायद स्प्लिट एंड मर्जर मेरे को भी देखना पड़ेगा 1950 के बाद है कि नहीं। 1949 तक तो कोई मर्जर नहीं है मेरे ख्याल में इनका, उसके बाद का मुझे देखना पड़ेगा एक बार, रिविजन मुझे भी करनी होती है वीडियो बनाने से पहले। सो दैट इज़ इट, दिस वाज आवर 2 पार्ट्स ऑफ आवर पार्ट, 2 भाग हमारे लेक्चर 3 लेक्चर 3 के पार्ट 2 के 2 भाग हैं ये हमारे, जो हमने आज कंप्लीट किए। लेक्चर 3 के जो बाकी के 2 भाग हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एंड इफ़ यू लाइक्ड द वीडियो, पसंद आई हो, ऑल्सो अगर कोई डाउट है, लगता है कि मैम इसको कैसे क्या करना है, या ईयर्स तो याद करना है भाई, करने पड़ेंगे, ठीक है। नेम्स थोड़े बहुत याद कर लेना लीडर्स के, ज़रूरी है वो भी कि भाई आप उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लिख रहे हो तो नाम तो याद होना चाहिए ना, किसने बनाई, ठीक है। सो दैट इज़ इट, दिस इज़ इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड पुश द बेल आइकन। यस, भूल जाती हूँ हर बार मैं इसको बोलना। ओके, पुश द बेल आइकन एंड पसंद आई हो तो कर देना ये सब कुछ प्लीज़। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे, नाइट, इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो। गुड मॉर्निंग अगर सुबह देख रहे हो तो। चलो ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।